धनुष किस्सा घर में स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूँ सीमा और डार्क हॉर्स के अगले अध्याय में संतोष के साथ कैसी नई नई चीज़ें उनके अनुभव में जुड़ती हैं, उनके अनुभव पुस्तिका कितनी बड़ी होती जा रही है, पायल जैसी लड़कियाँ और कोचिंग सेंटर्स के अनुभव और धीरे धीरे बड़े शहर का जादू कैसे उनके सिर को चकरा रहा है, चीज़ें कैसी गंभीर हो रही हैं उनके लिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करती हूँ। संघ लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म आ चुके थे। पीटी का फॉर्म आना मुखर्जी नगर के विद्यार्थियों के लिए एक घोषणा की तरह होता था, जिसके बाद लोग पढ़ाई को लेकर गंभीर हो जाया करते थे। अपनी तैयारी को लेकर सावधान होने का यह सबसे महत्वपूर्ण समय हो जाया करता था। बार बार पीटी फेल से लेकर इंटरव्यू देकर बैठे सब समान रूप से जी जान से पढ़ाई में जुट जाते थे। फॉर्म भरते ही लड़के आप्रवासी पंछी की तरह अपने वतन लौट जाते थे, यानी वो बतरा प्रवास से वापस अपने कमरे और किताबों की ओर लौट जाते थे। बतरा चौक पर चहल पहल केवल उन्हीं लोगों की रहती थी जो उस साल परीक्षा में नहीं बैठने वाले होते थे। इधर कोचिंग की दुनिया का भी फ्लेवर चेंज हो जाता था। जैसे मकर संक्रांति में दुकान पर स्पेशली तिलकुट और होली पर गुजिया का स्टॉल लग जाता है, वैसे पीटी आते ही अधिकतर कोचिंग की टेस्ट सीरीज नाम की स्पेशल मिठाई लॉन्च हो जाया करती थी। कुछ लड़कों में पहले ही दिन फॉर्म भरने का ज़बरदस्त क्रेज होता था, जैसे शुक्रवार को लगी फिल्म का पहला शो देखने का होता है। मनोहर वैसे ही क्रेजी लोगों में से एक था। उसने संतोष को फ़ोन लगाया और सीधे संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय धौलपुर हाउस शाहजहां रोड पहुंच गया। यहाँ आकर फॉर्म भरने में एक अलग तरह की फीलिंग आती थी। लड़के लड़कियों का यहाँ फॉर्म भरना और साथ में यूपीएससी की मुख्य इमारत दिखाते हुए यह कहना, यही इंटरव्यू होगा हम लोग का, यही मंजिल तक आना है, ये प्रेरणादायी प्रक्रिया थी। फॉर्म भरने के बाद वहीं बगल में फ्रूट चाट और पाव भाजी खाकर वापस अपने कमरे पर आकर अपनी तैयारी में जुट जाना, यह एक सेट फॉर्मेट था जो चलन में था। यहाँ आकर फॉर्म भरने से कई लड़कों को आने वाले तनाव के दिनों से पहले दिन भर के लिए अपने चहेते मित्रों मित्रांगनाओं के साथ एक खूबसूरत दिन गुजारने को मिल जाता था। जिन जोड़ों ने कभी किंग्सवे कैंप की सीमा नहीं लांघी थी, वे भी इस दिन फॉर्म भरकर इंडिया गेट की सैर कराते थे। मनोहर और संतोष फॉर्म डालकर लौटने लगे। तभी पायल किसी लड़के के साथ फॉर्म भरती हुई दिखी। मनोहर ने उसे नहीं टोका। महीने से दोनों के बीच बोलचाल बंद थी। वैसे मनोहर अब यह जान गया था कि पायल हर साल एक नए लड़के के साथ ही फॉर्म भरती है। पिछले साल वह मनोहर के साथ ही आई थी। संतोष ने भी पायल को देखा। संतोष मनोहर का दर्द समझ रहा था। मन को बहलाने के लिए वह इधर उधर की बातें करने लगा और दोनों वापस मुखर्जी नगर आ गए। मुखर्जी नगर का तापमान बढ़ चुका था। हर कमरे से ज्ञान का धुआं निकल रहा था। सब अपने अपने तरीके से अलग जगह बैठे थे। गुरु विमलेंदु एक साथ तैयारी कर रहे थे। राय साहब ने भरत कुमार के साथ जोड़ी बनाई थी। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, इंदिरा विहार, गोपालपुर, इंदिरा विकास, निरंकारी कॉलोनी, वजीराबाद, परमानंद कॉलोनी, रेडियो कॉलोनी, विजयनगर, क्रिश्चियन कॉलोनी, ये ऐसे इलाके थे जहां वातावरण में ऑक्सीजन से ज़्यादा फैक्ट्स तैर रहे थे। वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि से ज़्यादा मात्रा भूगोल, इतिहास, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र जैसे विषय के प्रश्न और उत्तरों की थी। ऐसा जहाँ तहाँ हो रहे अधिकाधिक टेस्ट सीरीज के उत्सर्जन के कारण था। कुछ ऐसे ही माहौल के बीच गुरु अपने कमरे पर अखबारों से बने हुए नोट्स पढ़ रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है। उसने देखा तो सहसा चकित न हुआ। यह तो वही नंबर था। उसे मयूराक्षी ने कॉल किया था। कॉल रिसीव नहीं कर पाया। आज पूरे 1.5 साल बाद कॉल आया था मयूराक्षी का। मयूराक्षी को वह तब से जानता था जब वे दोनों साथ साथ कोचिंग ले रहे थे। मयूराक्षी पढ़ने लिखने को लेकर समर्पित लड़की थी। शर्मीली, भोली, कम बोलने वाली। घर से यहाँ आने के बाद गुरु ही था जिससे उसने सबसे ज़्यादा बातें की थी। गुरु के अलावा वह किसी को नहीं जानती थी यहाँ, और शायद उसने चाहा ही नहीं था अब किसी और को जानना। दोनों घंटों बैठकर कई मुद्दों पर बहस करते, लड़ते और इस मंथन के बाद निकले विचारों से महाग्रंथ रचते। ऐसे कितने नोट्स आज भी गुरु की मेज पर रखे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था।
एक दिन गुरु ने मयूराक्षी को फ़ोन लगाया। घंटी लगातार जा रही थी, फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा था। वह उसी पार्क में खड़ा हो बार-बार फ़ोन लगाए जा रहा था। तभी उसने जो देखा, उस पर उसकी आँखों को विश्वास नहीं हो रहा था। मयूराक्षी ठीक बगल वाली सड़क से गुज़र रही थी। वह गुरु का फ़ोन काट रही थी और उसके साथ एक लड़का था। गुरु ने खुद को सँभाला और उन दोनों के पीछे जाने लगा। मयूराक्षी अपने फ्लैट पहुँच सीढ़ी चढ़ अपने कमरे की तरफ जाने लगी और लड़का नीचे रह गया। 2 मिनट बाद वह लड़का दूध का पैकेट खरीद मयूराक्षी के कमरे की ओर चला गया। गुरु पर जैसे बिजली गिर गई थी। गुरु घंटों उसी पार्क में आकर बैठा। उसी समय मयूराक्षी का फ़ोन आया और उसने बताया कि वह व्यस्त थी, इस कारण वह कॉल नहीं उठा पाई। गुरु ने ऐसे पहना जैसे कोई युद्ध में जाने से पहले कवच पहनता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसका कहा मान लिया और शायद वही उसकी आखिरी बात थी मयूराक्षी से। गुरु ने वापस अपने कमरे पर आ विमलेंदु को यह बात बताई तो उसने भी कहा, हाँ वो एक लड़के के साथ रहती है शायद, पर कभी मौका नहीं आया बताने का। गुरु अब जान चुका था कि मयूराक्षी कभी उसकी नहीं थी और न कभी उसकी होगी, पर कभी उसने इसकी शिकायत मयूराक्षी से की नहीं, क्योंकि उसने कभी यह बात मयूराक्षी को बताई ही नहीं थी कि वह उसके लिए क्या महसूस करता है। मयूराक्षी की तरफ से भी गुरु को कभी ऐसा लगा नहीं था। गुरु को आज इसका कारण भी पता चल गया, पर गुरु फिर भी इस सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका मन नहीं माना। वह सुबह उठा और मयूराक्षी के कमरे पर पहुंच गया। अभी सीढ़ी चढ़ बालकनी में पहुंचा ही था कि वह लड़का दरवाजे से सटे नल के साथ ब्रश करता हुआ दिखाई दिया। गुरु उल्टे पांव वापस आ गया। इस बार वह दुखी नहीं था, बल्कि निश्चिंत था, इस बात को लेकर कि मयूराक्षी ने अपनी ज़िंदगी चुन ली है। अब बेवजह उसकी ज़िंदगी में घुसना ठीक नहीं था गुरु के लिए। गुरु नीचे आया, मोबाइल की सिम निकाली और उसे तोड़कर वहीं फेंक दिया। तब से कोई संपर्क नहीं हुआ था दोनों का। इतने सालों की पूरी कहानी नज़र के सामने से गुजर गई गुरु के। अब उसे ध्यान आया कि कॉल आए आधे घंटे हो गए हैं। उसने अपनी ओर से कॉल लगाया मयूराक्षी को। हेलो, कैसी हो मयूरी? सॉरी, मैंने फ़ोन साइलेंट रखा था सो उठा नहीं पाया। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? गुरु ने एक सांस में कहा। क्यों, अमेरिका में बस गए हो जो तुम्हारा नंबर भी नहीं मिलेगा? विमलेंदु से लिया था नंबर तुम्हारा। 1 साल से है नंबर मेरे पास। मैं तो तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करती रही, पता नहीं किस बात का गुस्सा था तुम्हें। तुमने कभी कॉल नहीं किया तो जाओ, मैंने भी नहीं किया। बात करने का लहजा तनिक भी नहीं बदला था मयूराक्षी का। अच्छा चलो झगड़ा मत करो, ये बताओ फिर आज क्यों किया? गुरु ने हंसकर कहा। हाँ, आज लगा अब मेरी ज़रूरत है मैं ही कर लूँ। तुम्हें तो कभी मेरी ज़रूरत पड़ती ही नहीं जो करोगे, मयूराक्षी ने उलाहने के भाव में कहा। अब बताओ भी मयूरी, या सिर्फ लड़ोगी खाली? गुरु ने मुस्कुराहट से कहा। लग ही नहीं रहा था कि दोनों सालों बाद बात कर रहे थे। देखो, मुझे कुछ नोट्स चाहिए और वो जो भी महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उस पर बात का मैटर तैयार करना है। करवा दोगे ना? मयूराक्षी ने कहा। गुरु ने सोचा जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इशू था उस पर कभी मयूराक्षी से बात नहीं कर पाया। बस दुनिया भर के इश्यूज पर बात करता रहा। एक बार फिर उसे वही करना था। ठीक है, कल से डिस्कशन कर लेंगे। मैं शाम 4 बजे उसी पार्क में आ जाऊंगा, गुरु ने कहकर फ़ोन काट दिया। गुरु की आंखों में कुछ नहीं था, पानी भी नहीं। पीटी के प्रेशर से पूरा मुखर्जी नगर उबल रहा था। हर कान से भाप निकल रही थी और हर दिमाग की सीटी बजी हुई थी। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिसके लिए लाखों विद्यार्थी देश के कोने कोने से यहाँ आते थे। आज पीटी का एग्ज़ाम था। किसी के लिए क़यामत का दिन तो किसी के लिए ज़िंदगी को बदलने की शुरुआत का दिन। 6 बजे ही बतरा पर अपने अपने सेंटर पर जाने वाले लोगों की इतनी भीड़ थी मानो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रामलीला मैदान में मजदूरों की रैली रख दी हो। राय साहब नहा धोकर तैयार होकर निकल गए। लगातार फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे। फूफा, मौसी, नाना, दादी, बड़का चाचा, छुटका मामा, सबका फ़ोन आ रहा था और परीक्षा के आशीर्वाद मिल रहे थे। जितना भी अधिक से अधिक संभावित हुआ और आशीर्वाद जमा किया जा सकता था, राय साहब फ़ोन पर किए जा रहे थे। इधर संतोष पूजा पाठ कर तिलक लगा निकला था। 15 दिन पहले ही पिताजी ने कुरियर पर पन्ना और पुखराज की अंगूठियां भेजी थी। उसने उन्हें ऐसे पहना जैसे कोई युद्ध में जाने से पहले कवच पहनता है। माँ ने कुल देवता और याददाश्त में जितने भी देवी देवता थे सबको याद कर लेने को कहा था। गांव के जख बाबा पर चढ़ा भभूत पॉकेट में रख लिया था संतोष ने। दादी ने गांव के भैरव बाबा के मंदिर में चढ़ा अक्षत भी भिजवाया था और कहा था
परीक्षा हॉल में घुसते पहले उसे अपने आसपास छींटते। बत्रा पहुंच उसे याद आया कि उसने दही चीनी नहीं खाया था। उसकी नज़र मदर डेयरी की दुकान पर गई। एक मीठी दही लेकर झटपट खाया। हालांकि उसके मन में यह बात आई कि दही तक तो ठीक था, चीनी डालकर मीठा किया होगा या किसी और रासायनिक पदार्थ से, पता नहीं। रात पिताजी ने एक ज्योतिषी से बात करवाई थी। उन्होंने एक मंत्र दिया था और कहा था कि परीक्षा हॉल में लगातार मन ही मन इसका जाप करता रहे। संतोष ने अभी रास्ते से ही जाप प्रारंभ कर दिया था। वह समय पर ही सेंटर पहुंच गया। बाहर गेट पर अपना रोल नंबर देख अंदर अपनी सीट पर जा बैठा। बैठने के साथ जेब से अक्षत निकाली और छींटने लगा। तभी पास का एक लड़का चिल्लाया। एक दाना उसकी आंख में चला गया था। संतोष ने झट से अपनी रुमाल निकाली और उसके आंख से चावल का दाना निकाला। सॉरी भाई साहब, वो पता नहीं मेरी जेब में कहाँ से चावल पड़ा था, थोड़ा पेंसिल निकालने में देख के झाड़े तो उड़कर पड़ गया, माफ़ कर दीजिए। संतोष ने माफ़ी मांगते हुए कहा। सोचा सब भगवान की कृपा है, एक लफड़ा होने से बचा, वरना अभी झगड़ा करता कि एग्जाम देता। उधर मनोहर, गुरु, विमलेंदु, मयूराक्षी भी अपने अपने सेंटर पहुंच चुके थे। दोनों सत्रों की परीक्षा खत्म होने के बाद संतोष पसीने से नहाया हुआ, चेहरे पर थकान और संतुष्टि का सम्मिश्रित भाव लिए इस तरह निकला जैसे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा के बाद यान से बाहर निकली हों। दूसरे दिन शाम को सब बत्रा पर मिले। अभी संतोष, मनोहर, गुरु और विमलेंदु पहुंच चुके थे। सबने एक दूसरे से स्कोर पूछा। वहां पर संतोष का संभावित स्कोर सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहा था। लोगों को विश्वास भी करना पड़ा, क्योंकि एक तो फ्रेशर का जोश है, ऊपर से इतना आत्मविश्वास है, यानी तगड़ा परफॉर्म कराया था संतोष। वास्तव में यूपीएससी के प्रश्न पत्रों की यह एक खासियत होती थी कि परीक्षा देने के 24 घंटे तक हर कोई उसका जवाब सही देने के आत्मविश्वास में रहता था। यह आत्मविश्वास और शानदार परफॉर्मेंस का भरोसा धीरे धीरे 7 दिनों में टूटता था, क्योंकि 7 दिन से पहले प्रश्नों के सही उत्तर तो सारे कोचिंग और विद्यार्थी भी मिलकर ढूंढ नहीं पाते थे। इंटरनेट भी बस सहायता ही करता था। सीधा उत्तर तो गूगल के बाप के पास भी नहीं होता था। सब चाय पी रहे थे कि तब तक परफ्यूम छिड़के, काला चश्मा लगाए, जीन्स टी शर्ट पहने एक लड़का आया और उन सब से हाथ मिलाने लगा। अरे ई का हो, जादू, राय साहब आप, महाराज आप तो एकदम लौंडा लग रहे हैं, मनोहर ने उछलते हुए कहा। अरे आप लोग तो जान ले लीजिएगा महाराज, आप सब इतना फैशन करते हैं, तनी हम कर लिए तो बवाल काट दिए, ये तो अन्याय है, राय साहब ने हंसते हुए कहा। आज पहली बार सबको राय साहब के साथ खड़े होकर बात करने में अपने नाक की तरफ से बेफिक्र रहना था। आज तो पूरा परफ्यूम में नहा कर आए थे राय साहब, नहीं तो हमेशा पसीने में सनी मध्यकालीन शर्ट दूर से ही जनता को सावधान कर देती थी। चलिए ये पेन ड्राइव लीजिए और कोई 10-20 ठो हॉलीवुड का फिल्म डालिए इसमें, राय साहब ने मनोहर के हाथ में एक पेन ड्राइव देते हुए कहा। का? अरे वाह रे मेरे रोटी कपड़ा और मकान के हीरो राय साहब, आप हॉलीवुड देखिएगा, गुरु ने उछलते हुए कहा। लीजिए। अरे तो इसमें क्या है गुरु भाई, कौन अंग्रेजी में देखना है, सब हिंदी में तो होता है, राय साहब ने कहा। मुखर्जी नगर में हॉलीवुड की फिल्मों का हिंदी में डब किया संस्करण छात्रों में खूब चलता था। ऐसी फिल्मों को देखना और इन फिल्मों की कारीगरी पर सार्थक चर्चा कर फिल्म के निर्देशक और अभिनेता अभिनेत्रियों की तारीफ करना लड़कों को एक प्राउड वाली फीलिंग देता था। ऐसी फिल्मों के संवाद कलाकारों के शरीर अंग्रेजी में हिलते थे पर आवाज़ हिंदी में आती थी। हिंदी भी मामूली वाली नहीं, इतनी परिष्कृत और तत्सम शब्दों से सजी भारी भरकम हिंदी के संवाद होते थे। देखने वाले देखते अंग्रेजी में थे पर सुनते हिंदी में थे। एंजेलिना जॉली, टॉम क्रूज, सलमा हैक, अल पचिनो, जॉनी डेप के नाम यहाँ इतने फैमिलियर थे मानो वे सब भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हों। पेन ड्राइव लेकर मनोहर ने रख लिया और कल लेने को कहा। राय साहब ने खुशबूदार रोमियो वाली एंट्री के बाद परीक्षा पर चर्चा ही बंद हो गई थी। रंग बिरंगी बातों के बाद सब लोग वहाँ से कमरे की तरफ लौट चले। चलते चलते राय साहब ने बताया कि उनका रूम पार्टनर तो गांव से वापस ही नहीं आया और रूम छोड़ दिया। साथ ही बताया कि अभी बगल वाले कमरे में एक बड़ा अच्छा लड़का गोरेलाल यादव आया है। यह गोरेलाल ही था जिसने राय साहब के रहन सहन का पैटर्न ही चेंज कर दिया था। गोरेलाल यादव आजमगढ़ का रहने वाला था। कभी न छूटने वाला गहरा पक्का रंग, 5 फीट 5 इंच की लंबाई, आंखों में रेगिस्तान वाली प्यास, होठों से लगातार टपकती चाहत, सिर पर काम भर बाल, सामने की 2 दांतों के बीच जोजिला दर्रे जितना फासला, कुल मिलाकर उसका व्यक्तित्व
लोगों को एक नज़र में आकर्षित ज़रूर करता था कि आखिर यह आदमी है कौन? घर वालों ने सुन रखा था कि आदमी पर नाम का प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही सोचकर उसका नाम गोरेलाल रखा गया था। पर उसे देखकर साफ दिख रहा था, उसने इस मान्यता को खारिज करवा दिया था। उसके नाम का 27 साल के बाद भी उसके व्यक्तित्व पर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ा था। कितनों की तरह गोरेलाल भी यहाँ आईएएस बन अपनी किस्मत चमकाने आया था। किस्मत के साथ खुद को चमकाने का प्रयत्न भी उसका सदा बना रहता था। वह सौंदर्य प्रसाधनों का न केवल विशद ज्ञाता था, बल्कि उनका उपयोग भी वर्षों से किए जा रहा था। बाजार की ऐसी कोई सस्ती या महंगी गोरेपन की क्रीम नहीं थी जिसके दावों को उसने अपने गाल पर फेल न किया हो। टीवी विज्ञापनों और अखबार में गोरेपन का दावा करने वाले सभी क्रीमों ने उसके गाल पर जाकर हार मान ली थी। वह इन क्रीमों के लिए एक चलता फिरता आतंक था। उसके गाल कई कंपनियों के लिए प्रयोगशाला भी थे। उसी ने राय साहब को समझाया था कि केवल ज्ञान से ही व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है। संवेदना के साथ व्यक्तित्व के शिल्प पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा कपड़ा लत्ता तो पहने, सियार भी शेर लग सकता है। गोरेलाल को लड़कियों में उतनी ही रुचि थी जितनी तेंदुलकर को क्रिकेट में। यह अलग बात थी कि यह रुचि उसके मन तक ही सीमित थी। वास्तविक जीवन में वह अभी एक खोजी यात्री ही था। ऐसे कुविचारों से प्रेरित उल्टी सीधी कल्पनाओं का उसने दिमाग में इतना कूड़ा जमा कर रखा था कि उस पर चढ़ वह कुंठा के एवरेस्ट पर पहुंच चुका था। वहां से गिरकर आदमी केवल पाउडर हो सकता था। पर चाहे कुछ भी हो, राय साहब अभी उसकी संगत की रंगत में रंग गए थे। राय साहब के जीवन में वह पुनर्जागरण की तरह आया था। गोरेलाल ने कमरे पर खाना बनाने के लिए एक महिला कुक रखा हुआ था। कुक का नाम आयशा था और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी थे। मुखर्जी नगर में खाना बनाने के लिए कुक रखने का चलन खास था। असल में कुक के द्वारा खाना बनवाने से खुद के अंदर एक अधिकारी वाली फीलिंग आती थी। लगता ही नहीं था कि वे विद्यार्थी हैं और उन्हें पढ़ने के साथ झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना, खाना बनाने तक की सारी जिम्मेदारी खुद ही करनी हो। इन कामों के लिए भी विद्यार्थी अलग से काम वाली रखते थे। एक अधिकारी की तरह जीवन जीते हुए तैयारी करने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता था। गोरेलाल के कमरे पर जैसे ही उसकी कुक आती, एक गाना तभी हमेशा मोबाइल पर बजता रहता था। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। गोरेलाल के इस प्रेरक गीत का रहस्य किसी को समझ नहीं आता था। यह गाना आईएएस के लिए बजता था या आयशा के लिए। गोरेलाल बेड से उठ दौड़ कर किचन में जाता और जब तक वह बर्तन धोती तब तक गोरेलाल सब्जी काट कर तैयार कर लेता। इसके बाद वह चूल्हा जलाकर उसमें कढ़ाई चढ़ाती और अंदर कमरे में जा लैपटॉप खोल बैठ जाती। फिर गोरेलाल उसकी पसंद से खाना बनाता। दोनों साथ खाते और फिर कुक चली जाती। एक बार तो राय साहब कमरे पर आ गए। उस वक्त गोरेलाल कमरे पर नहीं था। पूछने पर कुक ने बताया कि वह किंग्सवे कैंप गया है। असल में गोरेलाल ने उस दिन कुक से कहा था कि आज वह बहुत थका हुआ है। इस पर कुक ने उसे बाहर से ही कुछ ले आने को कहा। उसने लगे हाथ उस दिन लच्छा पराठा और चिकन करी खाने की इच्छा जता दी थी। गोरेलाल वही लाने किंग्सवे कैंप गया हुआ था। एक कुक के लिए इस तरह के समर्पण का अर्थ यह कतई नहीं था कि उन दोनों के बीच कुछ भी गलत था, बल्कि यह तो कुछ भी गलत नहीं हो सकने के कारण था। गोरेलाल अपने मिशन में पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ था। कुक आयशा एक सधे हुए खिलाड़ी की तरह सब सही किए जा रही थी। गोरेलाल कुछ भी गलत नहीं कर रहा था। इधर राय साहब ने भी टिफ़िन खाना बंद कर दिया था। खुद खाना बनाने लगे थे। एक दिन नेहरू विहार में सब्जी खरीदते हुए अचानक राय साहब को पायल दिख गई। पायल बड़ी तेज़ी से निकली जा रही थी। राय साहब तब तक 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज खरीद चुके थे। इतना भारी झोला लेकर एक बार तो दौड़े पर लड़खड़ा गए। फिर आधे रास्ते झोला रखकर दौड़े। पीछे से जाकर पायल जी का संबोधन किया। पायल ने पीछे मुड़कर देखा तो मुंह से निकला, अरे राय साहब आप? नहीं, मैं आपका कृपा। राय साहब ने अपने सीने पर हाथ धरते हुए कहा। असल में दौड़ने में गले की माला बटन से उलझ जाने के कारण शर्ट के ऊपर की एक बटन टूट गई थी। पायल सुनकर हंस पड़ी। और इधर कहाँ आई थी? राय साहब ने इलाके के राय बहादुर की तरह पूछा। मुझे ना इस बार यूपीपीसीएस देना है, उसी के लिए एक फ्रेंड के कमरे पर गई थी कुछ नोट्स लेने। मुझसे इतने फैक्ट्स इकट्ठा नहीं होते, ऊपर से मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है। लो जी, अजी मेरा नाम पूछ लेना आप, यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक यूपीएससी का मास्टर हूँ।
लोग यहाँ से आते हैं हमारे पास नोट्स बनवाने, मेरा भी हिस्ट्री है, राय साहब ने आंख चमकाते हुए कहा। पायल ने राय साहब को बड़े ध्यान से सुना। फिर वहीं बगल में जूस की दुकान थी। राय साहब जूस पिलाने की जिद करने लगे। पायल ने मना कर दिया और कहा कि अभी जस्ट बियर पिया है। राय साहब को तुरंत सब याद आ गया। उसके बाद पायल ने विदा मांग बत्रा के लिए वहीं पास खड़ा रिक्शा ले लिया। रिक्शा ज्यों ही चला, राय साहब ने दौड़ कर रिक्शे वाले को 10 का नोट थमा दिया और मुस्कुराते हुए वापस आ गए। पायल भी मुस्कुराने लगी। उसी रात ठीक 11:30 बजे थे। तकिया के नीचे रखा राय साहब का मोबाइल बज उठा। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। राय साहब ने अनमने ढंग से फ़ोन उठाया तो उछल पड़े। फ़ोन हाथ में लिए दौड़े और पहले डिओड्रेंट छिड़का। ऐसा इसलिए कि बात करते हुए मन खुशबू से भरा रहे। फ़ोन रिसीव करते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो, कृपा बोल रहे हो? हाँ हाँ पायल जी, मैं ही बोल रहा हूँ। अब लगा ना थोड़ा अपनापन। तभी आप एकदम से अजनबी की तरह बोल दिए थे, राय साहब ने कहा। नहीं यार, तब जस्ट पी थी ना, सो थोड़ी तमीज़ आ गई थी। अच्छा, मुझ पर एक कृपा करोगे मेरे कृपा, रॉक स्टार मेरे? पायल ने मारक अदा से कहा। अरे जान ले लीजिए ना आप, दे दूंगा। आप आदेश तो करिए। अच्छा, वो रिक्शा वाला ठीक से पहुंचा दिया था ना? राय साहब ने फिक्रमंद भाव से कहा। हाँ, अरे वो एक फ्रेंड मिल गया था तो उतरकर उसी की बाइक से चली गई, पायल ने एक हल्का सा झटका देते हुए कहा। राय साहब का कलेजा हल्का सा स्क्रैच हुआ, वो भी ये सोचकर कि साला तब तो फालतू में 10 रुपया दे दिए रिक्शा वाले को। अच्छा, आप वो 10 रुपया के बारे में मत सोचिएगा कि बर्बाद हो गया, गया तो मेरा गया। कोई बात नहीं, दोस्ती में 10-20 रुपया देखा नहीं जाता। राय साहब ने आखिर अपना दर्द बयां ही कर दिया। पायल को पहले तो कुछ समझ में ही नहीं आया, फिर ध्यान आने पर भी उसने अनसुना करते हुए अपनी असली बात कही। कृपा, मैं कल सुबह 10 बजे तुम्हारे कमरे पे आऊँगी, मुझे अच्छे से सारे नोट्स दे देना, ठीक ना? पायल ने कहकर फ़ोन काट दिया। राय साहब तो जैसे बिस्तर पर ही उड़न खटोला जैसा फील करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सो जाएं या जाग कर ही सुबह के 10 बजे का इंतज़ार कर लें। पायल ने जिस तरह खुद उनके कमरे पर आने का फ़ोन किया, वे समझ गए कि आखिर उनका व्यक्तित्व निखर ही गया और पायल की खनखन ने से उनका जीवन खनखनाने वाला है। आखिर पायल ने दिल दे ही दिया। इस सुरफुर सुरफुर के बीच ही राय साहब को नींद आ गई। सुबह 9 बजे नींद खुली। जन्मदिन के बाद कमरे में बस एक ही दिन झाड़ू लगी थी। राय साहब समझ ही नहीं पा रहे थे कि खुद को साफ करें, कमरा या बेड की चादर या तकिया कवर बदलें। समय बहुत ही कम था। खुद तो खैर पहले से ज़्यादा साफ सुथरे थे, पर कमरे का हाल एकदम बुरा था। जल्दी जल्दी में उन्होंने झाड़ू मारी, अपने पुरातन गंजी और जांघिया को बेड के नीचे डाला, अपना सफ़ेद तौलिया जो अब काला हो चुका था उसे बाथरूम से हटाकर बेड के नीचे दबा दिया। कमरे की दुर्गंध से मुकाबला का जिम्मा फिनाइल की गोली को देते हुए लगभग दौड़ते हुए फिनाइल की गोली लाए और तकिया के नीचे लाकर रख दिया। स्नान करने के बाद वही वाली शर्ट पहन ली जो उन्होंने अपने बड़े भाई की शादी में पहनी थी। 10 बजने में 5 मिनट ही कम थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। राय साहब दरवाजे की तरफ दौड़ कर भागे। सामने अखबार वाला था। वह पैसे लेने आया था। राय साहब ने झुंझलाकर उसे बाद में आने को कहा। दरवाज़ा सटाकर वापस मुड़े कि बाहर किसी के सांस फूलने की आवाज़ आई। राय साहब निकले तो देखा पायल हाँफ रही थी। अरे आप थक गई, ठहरिए, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आते हैं, कहकर राय साहब नीचे जाने लगे। यार पागल हो क्या, हाँफ रही हूँ, पानी दो, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। पायल ने थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहा। जी हाँ हाँ, अंदर आइए ना, बैठिए ना आप, राय साहब ने आगे जाकर कहा। पानी देकर राय साहब झट से नीचे जाकर कोल्ड ड्रिंक ले आए, साथ ही चिप्स भी। ऊपर आकर तुरंत चूल्हे पर तहरी चढ़ा दिया। ये सब क्या कर रहे हो आप कृपा? पायल ने मुंह बिचका कर कहा। जी कुछ नहीं, आप आराम से बैठिए। आज मुझे मेहमान नवाजी तो करने दीजिए। जन्मदिन वाले दिन इतनी भीड़ थी कि हम बात भी नहीं कर पाए। आज हम आराम से दिल की बातें करेंगे। ठहरिए ना, हम बैग लेकर जाएंगे और बियर भी ले आएंगे। एक बार में राय साहब ने इतना कह डाला। कृपा और मेरे नोट्स? पायल ने सवालिया अंदाज में पूछा। वो खाना खाने और पीने के बाद मिलेगा, राय साहब के कहते ही दोनों हंस पड़े। पायल के लिए उस कमरे में बैठना नरक के रिसेप्शन में बैठना जैसा लग रहा था। कमरे की दुर्गंध का कोई मुकाबला नहीं था। ऊपर से तकिया के नीचे रखा फिनाइल भी फॉर्म में था। पर क्या करती, जब तक राय साहब नोट्स हवाले नहीं करते निकलना बेकार था, क्योंकि तब वहाँ जाना ही बेकार हो जाता। कृपा वॉशरूम किधर है तुम्हारा? पायल ने बेड से उठते हुए कहा। जी हाँ, बाथरूम है हमारा, बस यही तो है सामने, राय साहब ने भी खड़े होकर इशारा किया।
पायल जैसे ही बाथरूम गई, उधर बेड पर रखे उनके मोबाइल पर कॉल आया। फ़ोन साइलेंट मोड पर था, फिर भी राय साहब की नज़र उस पर चली गई। स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, कॉलिंग जान 3। राय साहब ने एक बार फिर गौर से देखा, स्क्रीन पर वही आ रहा था, कॉलिंग जान 3। राय साहब तो जैसे बसने से पहले ही उजड़ गए, खिलने से पहले ही झड़ गए। रीजनिंग का अभ्यास करते करते वो इतना ज़रूर समझ गए थे कि कॉलिंग जान 3 का मतलब है कि कम से कम उनके 3 जान तो हैं ही, आगे भगवान जाने। अभी 20 सेकंड पहले विचलित हो गए राय साहब ने तुरंत खुद को संभाला, अपनी उम्र देखी, अपनी शक्ल देखी और उस छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लड़की की उम्र और उसके तेवर देखे। इसके तुलनात्मक अध्ययन में उन्होंने पाया कि भला इस फूल सी जान को मुझ में क्या दिखेगा और ये महाप्राण कहाँ समाएगा। उन्होंने तय कर लिया कि सब जान बनकर ही थोड़े घूमेंगे इस जान के पीछे, और भी तो रास्ते हैं। उन्होंने तुरंत अपने दिमाग की फॉर्मेटिंग चेंज की। तब तक उनको ध्यान आया कि पायल अभी तक बाथरूम से निकली क्यों नहीं है। कहीं दुर्गंध की मार से बेहोश तो नहीं हो गई। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि पायल नथुने पर रुमाल बांधे बाहर निकली। राय साहब ने रुमाल बंधा देखा तो समझ लिया कि लड़की होशियार है। अंदर अपनी जान बचाने का हर संभव उपाय कर लिया था। अरे आइए पायल बहन, मैं तो डर गया था कि अंदर इतनी देर क्यों लगा दी। बहन शब्द सुनते ही पायल जितना हो सकता था उतना चौंकी। उसने मन ही मन सोचा, ये रैवा को क्या हो गया अचानक। अभी तो परमाणु रिएक्टर जैसा गर्म था, अचानक साइबेरिया का बर्फ कैसे हो गया। क्या हो गया यार कृपा, पायल ने आश्चर्य से पूछा। नहीं मेरी प्यारी बहना, प्लीज़ मुझे भैया बोलकर गले लगा लो। मैं तुम्हारे जैसी बहन खोना नहीं चाहता। मेरी यहाँ कोई बहन नहीं, राय साहब एकदम करीब आकर बोले। यहाँ अक्सर कोचिंग में अपने बगल में बैठी लड़की में हर लड़का पहले अपनी प्रेमिका देखता है, फिर दुल्हन देखता है, फिर एक अच्छा दोस्त देखता है और अंत में बहन पर आकर समझौता कर लेता है। यह बड़ी सामान्य मनोवृत्ति देखी गई थी। यहाँ लड़के लड़कियों से उल्टे सीधे संबंध के लिए ज़्यादा परेशान या अधीर नहीं हुआ करते थे, बल्कि किसी भी तरह से संपर्क के लिए ज़्यादा लालायित रहते थे। भले वो संपर्क बतरा पर चाय पीने का हो, पार्क में किताबें लेने देने का हो, कूपन रिचार्ज करा देने का हो, खाना पहुंचा देने या लेने का हो, घर से आई मिठाई का डब्बा खाने खिलाने का हो, बीमारी के वक्त दवा पहुंचाने का हो, कमरे पर जाते सब्जी देते जाने का हो या रक्षाबंधन में कमरे पर राखी बंधवाकर भावुक हो जाने का हो। इन्हें बस संपर्क चाहिए, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इन लड़कों का मन वैसे ही साफ होता है जैसे नवंबर की दोपहर में आसमान होता है। वो तो ठीक कृपा भाई, पर चलो नोट्स दे दो, फिर आती हूँ रक्षाबंधन के दिन। पायल ने भी पिंड छुड़ाने वाले मूड में कहा। हाँ लीजिए, निकाल कर रखा था रात को ही। और सुनिए ना, जब भी नेहरू विहार आइए हमारे कमरे पर बेहिचक आ जाया करिए, अपना घर समझिए। अरे भाई का कमरा है, आपका हक है बहन। राय साहब ने कलेजे पर पत्थर रखते हुए संपर्क बनाए रखने का आखिरी दांव खेल दिया था। जितना बना उतना किया बेचारे ने। आज के लिए इस अध्याय में बस इतना ही। बहुत जल्द हाजिर होती हूँ आप सभी के साथ अगले अध्याय के साथ, और तब तक आप सभी इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें। अगर कोई सुझाव हो इस वीडियो से संबंधित तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अपने जैसे साहित्यिक मित्रों के साथ इसे शेयर करें और मेरा हौसला बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।